स्टेफ करी, बास्केटबॉल हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट एवर 3 पॉइंट शूटर। पिछले कुछ 13 सालों में करी ने बास्केटबॉल की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। उसके एक्साइटिंग गेम ने बास्केटबॉल खेलने का तरीका ही चेंज कर दिया है। आज स्टेफ करी के दुनिया भर में ढेर सारे फैंस हैं और वो एक ग्लोबल आइकॉन बन गया है। सो आखिर क्या रही स्टेफ करी की इस मुकाम तक की कहानी, चलो जानते हैं आज के स्टेफ करी स्टोरी के पहले एपिसोड से। स्टेफ करी की जिंदगी की शुरुआत वैसे तो थोड़ी सी लकी हुई थी, क्योंकि स्टेफ करी का जन्म एक हार्डकोर स्पोर्ट्स फैमिली में हुआ था। करी के पिता डेल करी खुद एक एनबीए प्लेयर थे और उसकी मॉम सोनिया करी वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी में एक स्टार वॉलीबॉल प्लेयर रह चुकी थी। इस वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी में ही स्टेफ के पेरेंट्स की लव स्टोरी शुरू हुई थी और उन्हें स्टेफ जैसा हीरा मिला था। स्टेफ के पिता डेल करी एनबीए में कोई बड़े सुपरस्टार प्लेयर तो नहीं थे, बट 90s में शार्लोट हॉर्नेट्स के टीम में वो एक अच्छे ग्लू गाय रोल प्लेयर थे। खास करके डेल करी अपने अच्छे 3 पॉइंट शूटिंग के लिए जाने जाते थे। डेल करी करियर 40% 3 पॉइंट शूटर रहे थे और 1993-94 के सीजन में तो उन्होंने 6th मैन ऑफ द ईयर का टाइटल भी जीता था। इसी फुल्ली स्पोर्टी परिवार में 14 मार्च 1988 को वॉर्डेल स्टेफन करी 2 का जन्म हुआ था। सो गाइस, स्टेफ का फर्स्ट नेम एक्चुअली वॉर्डेल है, बट इवेंचुअली उसने अपना मिडिल नेम स्टेफन को ही अपना लिया। पिछले साल एक रिपोर्टर ने करी को थोड़ा सा ट्रोल करते हुए वॉर्डेल करके उसे बुलाया था, तब करी का रिएक्शन बहुत ही फनी रहा था। वॉर्डेल, सो करी के जन्म की और एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया ये है कि उसका जन्म जिस हॉस्पिटल में हुआ था उसी सुम्मा एक्रोन सिटी हॉस्पिटल में लेब्रॉन जेम्स का भी बर्थ हुआ था। मतलब इस हॉस्पिटल में 2 ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स एवर पैदा हुए थे, विच इज जस्ट इनक्रेडिबल स्टैट। सो स्टेफ करी का बचपन नॉर्थ कैरोलिना स्टेट के शार्लोट सिटी में ही गुजरा था, क्योंकि उसके पापा वहीं से बास्केटबॉल खेलते थे और बचपन से ही वो बास्केटबॉल के एनवायरनमेंट में रहा। वो हमेशा अपने पिता डेल करी और छोटे भाई सेथ करी के साथ बास्केटबॉल खेलता ही रहता था। पापा ही एनबीए प्लेयर है, तो उसे कई बार अलग अलग एनबीए कोर्ट्स पर बचपन से ही बास्केटबॉल खेलने का मौका मिलता था। स्टेफ और सेथ हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट 1-on-1 बास्केटबॉल खेलते रहते थे और धीरे धीरे दोनों को बास्केटबॉल में मजा आने लगा था। उसी में करी ब्रदर्स के डैड डेल करी स्टेफ और सेथ को हमेशा बास्केटबॉल की इंपॉर्टेंट चीजें सिखाते रहते थे। एक बार तो छोटू स्टेफ करी अपने पिता डेल के साथ में बर्गर किंग के एक फनी एड में भी दिखा था। You gotta be able to smell it. I mean, you really gotta be hungry for it. Dad, can we go to Burger King? I am really hungry. सो गाइज, ओवरऑल स्टेफ करी पर बचपन से ही बास्केटबॉल के संस्कार हुए थे और वो बचपन से ही बास्केटबॉल का भक्त बन गया था। शार्लोट के ही अपने स्कूल में स्टेफ करी 8th ग्रेड तक अच्छा खेल रहा था और एक सीजन में तो उसकी स्कूल बास्केटबॉल टीम पूरा सीजन अनडिफिटेड रहे थे। एक बार तो स्टेफ करी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि उसके स्कूल टीम ने उनके सीनियर हाई स्कूल टीम को ही हरा दिया था। बट इतने छोटी उम्र में कोई कह नहीं सकता था कि कोई एनबीए में पहुंचेगा या नहीं। स्कूल में रहते ही स्टेफ करी टोरंटो में भी खेला था, क्योंकि उसके डैड डेल करी अपने करियर के कुछ आखिरी साल टोरंटो रैप्टर्स में खेले थे। टोरंटो में स्टेफ सिर्फ 1 साल रहा था, बट वहां पर भी छोटे स्टेफ ने कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए थे। I liked it, but I was more interested in basketball at the time. So, it was more my sport, kind of. सो अपने यंग एज में स्कूल लाइफ में थोड़ा बहुत अच्छा खेलने के बाद करी ने वापस शार्लोट में ही शार्लोट क्रिश्चियन हाई स्कूल से बास्केटबॉल खेलना शुरू किया। हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में करी एकदम एवरेज प्लेयर था। मॉम डैड इतने एथलेटिक होने के बावजूद स्टेफ करी को तभी लंबी हाइट का वरदान नहीं मिला था। जब वो हाई स्कूल में आया था तब उसकी हाइट सिर्फ 5 फीट 7 इंचेस थी। फर्स्ट ईयर में ही हाई स्कूल के बास्केटबॉल टीम में करी से कई अच्छे प्लेयर्स थे और वो सभी प्लेयर्स में एकदम ही पतला दुबला प्लेयर था, जिस वजह से फ्रेशमन ईयर में तो करी को उसके हाई स्कूल टीम में जगह भी नहीं मिली थी। उन दिनों में स्टेफ करी की शूटिंग टेक्निक कुछ अजीब सी थी, जिसमें वो अपने चेस्ट के ऊपर से अजीब तरीके से बॉल को रिलीज करता था। तभी डेल करी ने स्टेफ के शूटिंग टेक्निक में बहुत कुछ चेंजेस लाए और स्टेफ को और अच्छे से बॉल रिलीज करने में हेल्प की थी। पहले तो ये नई टेक्निक स्टेफ को बिल्कुल सूट नहीं कर रही थी और उसे शूट ही करने नहीं आ रहा था,
बट उसने अपने डैड के साथ कुछ 3-4 महीने कड़ी मेहनत की थी और अपना पूरा शूटिंग टेक्निक चेंज किया था। अब नए शूटिंग टेक्निक के साथ स्टेफ करी हर दिन हजारों शॉट्स लेता था। उसमें वो सिर्फ कैच एंड शूट नहीं करता था, बट वो ऑफ द ड्रिबल क्विक शॉट्स लेने की कड़ी मेहनत करता रहता था। इतने मेहनत के बाद करी का गेम थोड़ा सा अच्छा हुआ था और हाई स्कूल के सेकेंड ईयर से स्टेफ करी क्रिश्चियन हाई स्कूल के नाइट्स बास्केटबॉल टीम में से अच्छा खेलने लग गया था। अपने पूरे करियर में करी ने हमेशा नंबर 30 की जर्सी पहनी थी, क्योंकि उसके डैड डेल करी भी वही नंबर की जर्सी पहनते थे। बट हाई स्कूल में नाइट्स टीम के लिए खेलते हुए करी ने हमेशा नंबर 20 की जर्सी पहनी थी, क्योंकि हाई स्कूल के पास नंबर 30 वाली जर्सी सिर्फ एक्सेल साइज में थी और वो जर्सी उस टाइम पे करी को बहुत बड़ी हो रही थी और वो बहुत ही पतला दुबला था। ऐसी फनी रीजन की वजह से स्टेफ करी ने हाई स्कूल में 20 नंबर की जर्सी पहन के खेलना शुरू किया और उसने कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस देने चालू कर दिए। उसके इन्हीं कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस की वजह से उसकी हाई स्कूल टीम ने स्टेट चैंपियनशिप के प्लेऑफ्स में हमेशा जगह बनाई। इतना ही नहीं, वो खुद भी अगले 3 सालों तक ऑल कॉन्फ्रेंस और ऑल स्टेट प्लेयर रहा था, यानी वो नॉर्थ कैरोलिना स्टेट के कुछ टॉप प्लेयर्स में गिना जा रहा था। हाई स्कूल के इन फाइनल 3 सालों में स्टेफ ने कुछ मस्त परफॉर्मेंसेस दिए थे और वो नॉर्थ कैरोलिना बास्केटबॉल सर्किट में अभी एक स्टार बन के उभर के आने लगा था। उसकी बॉल हैंडलिंग और शूटिंग की चर्चा थोड़ी बहुत यहाँ वहां चालू हो गई थी, बट ही वाज स्टिल एन अंडरसाइज्ड स्किनी पॉइंट गार्ड विद 6 फीट हाइट। सो ऐसे छोटू पॉइंट गार्ड स्टेफ करी को कौन सी यूनिवर्सिटी अपने बास्केटबॉल टीम में जगह देगी? करी एथलेटिक नहीं था और एकदम स्किनी प्लेयर था, इसीलिए उसे किसी भी बड़े पावर हाउस बास्केटबॉल यूनिवर्सिटी ने बास्केटबॉल की स्कॉलरशिप नहीं दी। स्टेफ करी को अपने माता पिता के वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी से खेलना था। स्टेफ के पिता डेल करी तो वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी के हॉल ऑफ फेमर है, बट इवन उसके डैड भी कुछ सेटिंग नहीं लगा पाए। वर्जीनिया टेक ने स्टेफ को बास्केटबॉल स्कॉलरशिप देने से मना कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ 70 किलो का पतला दुबला पॉइंट गार्ड रहा था। स्टेफ की यही साइज देख के उसे सभी टॉप की बास्केटबॉल यूनिवर्सिटीज ने रिजेक्ट कर दिया था। बट इसी में नॉर्थ कैरोलिना स्टेट में ही शार्लोट से कुछ ही घंटों के दूरी पे बसे डेविडसन यूनिवर्सिटी ने स्टेफ को बास्केटबॉल स्कॉलरशिप ऑफर की थी और वो स्टेफ को फ्रेशमन ईयर से ही स्टार्टिंग शूटिंग गार्ड बनाना चाहते हैं। स्टेफ ने ये ऑफर एक्सेप्ट की और वो डेविडसन यूनिवर्सिटी से बास्केटबॉल खेलने लगा। बिलीव इट और नॉट, बट करी ने अपने कॉलेज में शूटिंग गार्ड बन के खेलना शुरू किया था। डेविडसन यूनिवर्सिटी का तभी पॉइंट गार्ड कोई जेसन रिचर्ड्स नाम का एक करी का टीममेट था। डेविडसन यूनिवर्सिटी के वाइल्डकैट्स के बास्केटबॉल टीम के लिए खेलते हुए करी को उनके ऑफेंस का इंपॉर्टेंट प्लेयर शुरुआत से ही बनाया गया था, क्योंकि डेविडसन वाइल्डकैट्स बास्केटबॉल टीम के कोच बॉब मैकलप ने स्टेफ के टैलेंट्स को जान लिया था। उन्हें पता था कि करी कुछ एक स्पेशल प्लेयर है। सो स्टेफ करी कोच मैकलप के लिए डेविडसन यूनिवर्सिटी के वाइल्डकैट टीम्स में खेलने लगा और एक्चुअली उसने पहले ही कॉलेज गेम में एक बहुत ही गंदा, बहुत ही बकवास परफॉर्मेंस दिया था। उसने सिर्फ 15 पॉइंट्स किए थे और 13 टर्नओवर्स कर डाले थे। बट इसके बाद भी कोच मैकलप ने हमेशा करी पे भरोसा रखा था और स्टेफ ने अच्छे परफॉर्मेंसेस देने शुरू कर दिए। कोच मैकलप ने भी जाना था कि करी की शूटिंग बेहतरीन है और उन्होंने मेहनत करके करी के शूटिंग को थोड़ा और अच्छा बना दिया था। करी को उनके ऑफेंस में थ्रीज लेने का पूरा ग्रीन लाइट था। जितने थ्रीज तुम्हें चाहिए तुम उतने बिंदास ले लो, ऐसा सीधा कोच बॉब मैकलप ने कह दिया था। यही कोच मैकलप का भरोसा आगे करी को हिम्मत देने वाला था और आगे कुछ उसे अलग लेवल पर पहुंचने वाला था। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा पतला दुबला लगने वाला स्टेफ करी ने धीरे धीरे 3 पॉइंट लाइन से आग लगानी शुरू कर दी। स्टेफ ने डेविडसन वाइल्डकैट से खेलते हुए फ्रेशमन ईयर में सबसे ज्यादा 3 पॉइंटर्स मारने का नया NCAA रिकॉर्ड बनाया था, जो ऑब्वियसली आगे चल के कुछ और प्लेयर्स ने तोड़ा हुआ है। बट अपने फ्रेशमन ईयर में ही स्टेफ करी ने 40% 3 पॉइंट परसेंटेज रखते हुए 21.5 पॉइंट्स एवरेज किए थे और वो पूरे कंट्री में स्कोरिंग में सेकंड नंबर पे था। उसके आगे नंबर 1 पे सिर्फ कोई केविन ड्यूरेंट नाम का एक टेक्सास यूनिवर्सिटी का प्लेयर था। फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद स्टेफ करी NBA में आने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। ही वाज स्टिल डेवलपिंग, इसलिए ही वेंट बैक टू डेविडसन यूनिवर्सिटी फॉर अनदर ईयर। सॉफ्टमोर ईयर में स्टेफ की हाइट थोड़ी सी बड़ी थी और वो कुछ 6 फीट 3 इंचेस का हो गया था और ये हाइट तो उसके बाद में कभी
कभी बढ़ी ही नहीं, वो आज तक 6 फीट 3 इंचेस का ही है। इस सेकंड सीजन में तो स्टेफ करी ने कॉलेज सर्किट में पूरी तरह से तबाही कर दी। करी के एक्साइटिंग शूटिंग गेम की वजह से डेविडसन वाइल्डकैट्स के मैचेस मतलब मस्ट वॉच रहते थे। इस सीजन भी करी को थ्रीज लेने का पूरी तरीके से फ्रीडम था और उसने अपने शूटिंग पर और मेहनत करके थ्रीज पे थ्रीज दागने शुरू कर दिए थे। उसका इस सीजन का कॉलेज का रेगुलर सीजन तो अच्छा रहा ही, बट करी की इस सीजन की असली धमाल हुई थी 2008 के आइकॉनिक एनसीएए मार्च मैडनेस में। डेविडसन यूनिवर्सिटी के वाइल्डकैट्स के लिए करी तगड़े परफॉर्मेंस दे रहा था, बट उसकी टीम अभी भी कुछ पावर हाउस बास्केटबॉल टीम नहीं थी। नो वन एक्सपेक्टेड देम टू प्ले ग्रेट इन 2008 मार्च मैडनेस, बट स्टेफ ने इस टूर्नामेंट में तो आग ही लगा डाली। फर्स्ट राउंड में डेविडसन वाइल्डकैट्स की टीम गोंजागा यूनिवर्सिटी के खिलाफ पूरे फर्स्ट हाफ में पीछे रही थी और इवन स्टेफ करी भी बहुत स्ट्रगल कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि डेविडसन फर्स्ट राउंड में ही हार जाएंगे और ये कोई बड़ा अपसेट भी नहीं था। एवरीवन एक्सपेक्टेड दैट, बट बास्केटबॉल के दुनिया ने पहली बार स्टेफ करी का धमाका विटनेस किया। स्टेफ करी ने सेकेंड हाफ में एक से बढ़कर एक थ्रीज ठोकने शुरू किए और देखते ही देखते 30 पॉइंट्स की बारिश उसने सेकेंड हाफ में ही कर डाली। उसके इस 3 पॉइंटर्स के धमाके से गोंजागा यूनिवर्सिटी का डिफेंस हिल गया था। किसी ने भी कॉलेज गेम्स में ऐसा 3 पॉइंट का तांडव नहीं देखा था। कॉलेज छोड़ो, उस जमाने में तो एनबीए में भी किसी ने 3 पॉइंटर्स की बरसात ऐसे नहीं की थी। स्टेफ करी वाज इनसेन 8 आउट ऑफ 10 फ्रॉम 3 पॉइंटर्स, जिसका गोंजागा के पास कुछ जवाब ही नहीं था। इवेंचुअली इस गेम में स्टेफ ने 40 पॉइंट्स बनाए थे और डेविडसन को एक जबरदस्त मैच जिताया था। 1969 के बाद पहली बार डेविडसन यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल टीम वाइल्डकैट्स ने एनसीएए मार्च मैडनेस कंपटीशन की मैच जीती थी। फिर सेकेंड राउंड में डेविडसन वाइल्डकैट्स के सामने सेकेंड सीडेड जॉर्ज टाउन होयाज की टीम थी और इस मैच में भी होयाज की टीम क्लियर फेवरेट थी। स्टेफ ने इस गेम के भी फर्स्ट हाफ में स्ट्रगल किया था और सिर्फ 5 पॉइंट बनाए थे। अपने स्टार शूटिंग गार्ड के इतने गंदे परफॉर्मेंस की वजह से डेविडसन वाइल्डकैट्स की टीम होयाज से 17 पॉइंट से बिछड़ रही थी, बट वापस स्टेफ करी इस गेम में भी बावला हो गया। लगातार दूसरे गेम में करी ने सेकेंड हाफ में राड़ा कर दिया। उसने सेकेंड हाफ में तूफानी 25 पॉइंट्स ठोक डाले और डेविडसन को एक मस्त कमबैक विक्ट्री दिलाई। करी के इन खतरनाक परफॉर्मेंसेस को देखकर अब तो स्टेफ को सभी बास्केटबॉल फैंस जानने लगे थे और सभी फैंस ने स्टेफ को एक निकनेम भी दिया था। वो उसे कहते थे बेबी फेस्ड असैसिन। ये बेबी फेस वाला करी दिखने में भोला भाला है, बट बास्केटबॉल कोर्ट पर ये अलग ही शैतान था। सो ऐसे ही स्टेफ करी की जादू अगले राउंड में भी शुरू रही थी। उसके डेविडसन वाइल्डकैट्स के टीम ने थर्ड सीडेड विस्कॉन्सिन बैजर्स के टीम को हरा डाला था, बट फाइनली एलिट 8 में यानी क्वार्टर फाइनल में डेविडसन वाइल्डकैट्स की ये ड्रीम रन खत्म हुई। उन्हें कैंसास यूनिवर्सिटी के जेहॉक्स टीम ने हरा दिया था और सबके दिल तोड़ दिए थे। इस मार्च मैडनेस के ड्रीम रन में करी ने अपने पहले 4 गेम्स में ही 30 से ज्यादा पॉइंट्स ठोके थे। अभी इन मार्च मैडनेस के तूफानी परफॉर्मेंसेस के बाद में स्टेफ करी को सभी जानने लगे थे और सबको लगा था कि ये अगला एनबीए स्टार हो सकता है। 2008 मार्च मैडनेस के अच्छे परफॉर्मेंसेस के बाद भी स्टेफ और उसके पिता डेल करी को लगता था कि वो अभी भी एनबीए के लिए रेडी नहीं है और इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि स्टेफ को अब शूटिंग गार्ड नहीं खेलना था, उसे अभी पॉइंट गार्ड बनना था। उसे शूटिंग करने में मजा तो आता था और वो उसका प्लस पॉइंट था, बट उसे टीम का प्राइमरी बॉल हैंडलर बन के दूसरों को भी गेम में इन्वॉल्व करना सीखना था। उसे एक अच्छा बास्केटबॉल आईक्यू सीखना था। ही वांटेड टू बी अ पॉइंट गार्ड, इसीलिए उसने बॉल हैंडलिंग और पासिंग पे कड़ी मेहनत शुरू कर दी और कॉलेज के 3rd ईयर में यानी जूनियर ईयर में वो खेलने लग गया। स्टेफ ने 2008-9 का सीजन भी डेविडसन यूनिवर्सिटी से खेल के गुजारा, बट इस बार वो पॉइंट गार्ड था। इस सीजन में भी स्टेफ की स्कोरिंग जबरदस्त रही थी। उसने इस सीजन 28 पॉइंट्स, 6 असिस्ट्स और 2 स्टील्स एवरेज किए थे और वो इस एनसीएए सीजन में स्कोरिंग लीडर रहा था।
उसके गेम में अब एक अलग ही मैच्योरिटी आ गई थी और अब ये क्लियर हो गया था कि एनबीए ही उसका अगला पड़ाव होगा। मगर इस सीजन करी के साथ एक थोड़ी सी चीज बुरी हो गई। इस सीजन में करी की जादू एनसीएए मार्च मैडनेस में नहीं दिखा। 2008 में करी ने तगड़े परफॉर्मेंसेस देकर अपने डेविडसन वाइल्डकैट्स के टीम के लिए कुछ अपसेट विक्ट्रीज हासिल की थी, बट 2009 के एनसीएए मार्च मैडनेस टूर्नामेंट में करी के साथ उल्टा हो गया। 2009 में करी के डेविडसन के खिलाफ एक ह्यूज अपसेट हो गया। छोटे से सेंट मेरी यूनिवर्सिटी के गेल्स नाम के बास्केटबॉल टीम ने डेविडसन यूनिवर्सिटी को सेकंड राउंड में ही हरा दिया और एक बहुत बड़ा अपसेट कर डाला था। ऐसे ही अपसेट्स की वजह से तो ये एनसीएए मार्च मैडनेस और भी फेमस है। इसमें कुछ भी हो सकता है, इट्स टोटल मैडनेस। सो इस शॉकिंग हार के बाद करी का कॉलेज करियर खत्म हुआ था और करी ने 2009 एनबीए ड्राफ्ट के लिए डिक्लेयर कर दिया। 2009 का एनबीए ड्राफ्ट आज तक फेमस है क्योंकि फ्यूचर सुपरस्टार स्टेफ करी के पहले 6 अलग अलग प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया था। इसमें लॉस एंजलिस क्लिपर्स ने फर्स्ट पिक से ब्लैक ग्रिफिन को सिलेक्ट किया था और ओक्लाहोमा सिटी थंडर ने जेम्स हार्डन को नंबर 3 से सिलेक्ट किया था। अभी ये दोनों तो फ्यूचर में उनके टीम के लिए अच्छे स्टार प्लेयर साबित हुए, बट फिर बाकी पिक से कुछ एकदम ही एवरेज और एकदम बस्ट प्लेयर सिलेक्ट किए गए थे। इस ड्राफ्ट में गोल्डन स्टेट वॉरियर्स के पास नंबर 7 पिक थी और न्यूयॉर्क निक्स के पास नंबर 8 पिक थी। डेल और खुद स्टेफ करी चाहता था कि उसे न्यूयॉर्क निक्स सिलेक्ट करे क्योंकि उन दिनों वॉरियर्स आज के तरह कोई फेमस टीम नहीं थी। तभी वॉरियर्स को कोई पूछता भी नहीं था। दैट टाइम इट वाज अ ट्रैश स्ट्रगलिंग फ्रैंचाइज। I wanted to go to New York and thought I was going to New York. I was in the draft in the green room like. सो स्टेफ एंड डेल ने गोल्डन स्टेट वॉरियर्स को कहा भी कि उसे सिलेक्ट ना किया जाए, बट वॉरियर्स ने उनकी एक नहीं सुनी और नंबर 7 पिक से स्टेफ करी को सिलेक्ट कर दिया। In the 2009 NBA draft, the Golden State Warriors select Stephen Curry from Davidson College. और यहां से स्टेफ करी का गोल्डन स्टेट वॉरियर्स का सफर शुरू हो गया। अब एनबीए में आते ही स्टेफ की वॉरियर्स के साथ क्या स्टोरी रही, ये हम जानेंगे स्टेफ करी स्टोरी के सेकंड पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं करी स्टोरी के सेकंड पार्ट में। बाय एंड टेक केयर।